मोदी 2.0 का पहला साल पूरा हो रहा है और ऐसे में जो बाकी के बचे 4 साल हैं, क्या बाकी उसमें बहुत सारा काम रह गया है? एक साल में कितना काम हुआ है और कोरोना की चुनौती से मोदी सरकार कैसे लड़ रही है और कैसे लड़ने की तैयारी कर रही है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर माफी, आपको थोड़ा इंतजार कराया, फौजी आदमी आपसे डर ज्यादा लगता है लेकिन सबसे पहले ये बताइए, आप सुरक्षित तो हैं सर? ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सुरक्षित हूं और हमारा संसदीय क्षेत्र भी सुरक्षित है। बहुत बढ़िया सर। ऐसे में सर, ये पहला साल जनरल वीके सिंह के हिसाब से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अब तक कैसा रहा है और क्या अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा है? देखिए, चुनौतियां हर साल होती हैं। इस बार मुख्य चुनौती जो है वो कोविड के कारण है, कोरोना के कारण। लेकिन अगर मैं साल का, अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में बोला जाए, तो अभूतपूर्व एक बहुत छोटा शब्द है। इसके लिए कोई और शब्द बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साल जो निकला है, जितना काम, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वो विकास की दृष्टि से हो, जितना काम हुआ है, उतना उसका आकलन अपने आप के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही कह रहा हूं। जैसे सर, आप चाहे राजनीतिक तौर पर आप 377 ले लीजिए, 370 ले लीजिए, कई चीजें ऐसी हुई हैं जो कि इतने वर्षों के बाद हुई हैं। अगर हम अपने मंत्रालय को लेते हैं तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो 30 साल से जिसके ऊपर चर्चा होती थी, वो आकर इस एक साल के अंदर पास हुआ और उसका अच्छा एक प्रभाव पड़ा। इसी तरीके से एक रफ्तार जो हमने कायम की थी अपने मंत्रालय के अंदर सड़क बनाने की, वो रफ्तार हमने बरकरार रखी और अब कोशिश कर रहे हैं कि उसके और आगे चले। तो एक इस साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि अपने आप के अंदर अभूतपूर्व है। सर, चूंकि आपका इतना लंबा अनुभव फौज का है और फौज के लिए कहा जाता है कि प्लानिंग किसी से सीखनी हो तो आप फौज से सीखिए कि एक एक चीज जब बना ली तो वो वैसे ही एग्जीक्यूट भी होती है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान, चाहे वो श्रमिक ट्रेन चलाने को लेकर हो, मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर हो, मरीजों को इलाज देने को लेकर हो, आपको लगता है जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन था वो दोनों मैच हो पाया? क्योंकि सड़क पर मजदूर बेचारा चला जा रहा है भूखे प्यासे, ऐसी तस्वीरें भी आई, क्या वो ठीक से हो पाया? देखिए, प्लानिंग बहुत अच्छी थी। हर प्लान को कार्यान्वित करने के लिए जनता के साथ की जरूरत पड़ती है। यहां पर हम फेडरल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर चलेंगे, लेकिन जो मैंने दिल्ली के नजदीक रहते हुए देखा, अगर आपको याद होगा, शुरू के अंदर एक वो समय आया जब आनंद विहार और गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाई गई। ये लोग कौन थे? क्या किसी ने इनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हो? अगर आप पूछते उनसे तो वो आपको बताते कि उन लोगों को बोला गया कि सब चलो, अपने जिसको घर जाना है, गाजियाबाद के अंदर आपको बस मिल जाएगी, आप आनंद विहार पे पहुंच जाओ, आपको ट्रेन मिल जाएगी। बसें उनको लाकर छोड़कर गई ताकि वो गाजियाबाद पैदल चलकर आ सके। एक इसके अंदर सरकार की विफलता रही, केंद्र सरकार की नहीं, प्रदेश सरकार की। इसी तरीके से जब हम ये दूसरा पलायन देखते हैं, कई कारण है इसके। एक कारण है अफवाह का दौर। मकान मालिक किराएदारों को कह रहे हैं मकान खाली करो, और ये ऐसे प्रदेशों में ज्यादा हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं। लेकिन जब एक बार पलायन शुरू होता है तो अफवाहों का दौर बहुत ज्यादा चलता है और इसलिए अफरा तफरी दिखाई देने लगी। लोग बाग पैदल चल रहे हैं, भाई आप भी उनको देखते हैं, लोग बाग जाते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं। क्या वो लोगों का इसमें जिम्मेवारी नहीं थी कि उनको अपनी गाड़ी में बैठा के छोड़ देते, या सिर्फ हम फोटो खींचने के लिए थे?
आपको विश्वास नहीं होगा जितना कार्य इसके अंदर उत्तर प्रदेश ने किया है शायद ही किसी प्रदेश ने किया। जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आया उसको खाना भी मिला, उसको पानी भी मिला, उसको गाड़ी भी मिली और उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाया गया। ये चीजें बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी प्लान की कामयाबी उसके ऊपर मुनस्सर करती है कि बाकी लोग उसमें कितना साथ देते हैं, कितना उसमें कोऑपरेट करते हैं। तो आप ये मान रहे हैं सर कि जहां जहां ये हुआ, ये उन राज्य सरकारों का फेलियर था कि मजदूर को खाना नहीं मिला, उसको जाने पर मजबूर होना पड़ा, उसको सुविधा नहीं दी गई कि उसको जाना कैसे है? देखिए, अगर केंद्र सरकार ने कहा है कि किराएदार से आप किराया नहीं लेंगे, आप सबको खाना देंगे, तो सबकी जिम्मेवारी थी, हर प्रदेश की जिम्मेवारी थी, वहां पे जो लोग हैं उन सबकी जिम्मेवारी थी कि इस चीज को इंप्लीमेंट करते, इसको जमीन के ऊपर चेक करते कि चीजें हो रही हैं। गाजियाबाद के अंदर 55 कम्युनिटी किचन चले। इस 55 में से बहुत ज्यादा ऐसे किचन हैं जो कि स्वयंसेवी संस्थाओं ने लगाए, चाहे वो सेवा भारती हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे और कोई संस्था हो, प्रशासन भी इसके अंदर मौजूद था। कम से कम 1.5 लाख खाना रोज बंटता था। उसके बाद राशन बंटना शुरू हुआ। और एक चीज जो प्रशंसनीय है, मोदी जी और योगी जी का एक निर्देश था, कोई भूखा नहीं सोएगा, और इस चीज को करके दिखाया। बाकी प्रदेश भी कर सकते थे। तो मैं इसमें मानता हूं कि पूरी की पूरी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रदेश चूक गए। ठीक है सर, इसमें अब मैं थोड़ा सा, चूंकि आप हमारे साथ हैं तो आपके अनुभव का फायदा उठाना चाह रहा हूं कि देश को पता चल सके। ये जो चीन बॉर्डर पर कर रहा है सर, ये कितनी बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के लिए? और राहुल गांधी ने आज कहा कि सरकार की चुप्पी जो है उस पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं इस मामले पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मामला मेरे मंत्रालय के दायरे में नहीं है, रक्षा मंत्रालय के दायरे में है। लेकिन मैं इसके बारे में पहले कुछ बोल चुका हूं, सिर्फ उसी चीज को रिपीट करता हूं। पहली चीज, चीन के पेट्रोल, उनके आदमी, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो हमारा परसेप्शन है उसके पार आकर आ जाते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। कभी नफरी कम होती है, कभी नफरी ज्यादा होती है। दोनों देशों के बीच में परसेप्शन का फर्क है। अगर राहुल गांधी जी को इसके बारे में नहीं मालूम है तो इसके बारे में मणिशंकर अय्यर जी से पता करें। दूसरी चीज, जिस प्रकार डोकलम में हुआ उस तरह आमना सामना पिछले बहुत सालों से होता आ रहा है। डोकलम के अंदर वो ज्यादा चला, बहुत उसके ऊपर चीजें बनी, लोगों ने पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कहा। वही चीज अब हो रही है। मानकर चलिए, जहां तक सरकार का सवाल है, जहां तक सेनाओं का सवाल है, वो इसको हल करने के अंदर पूरी तरह से सक्षम है। क्या हर नया वाकया अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है। डोकलम के अंदर एक अलग तरीके से था, अरुणाचल में अलग तरीके से था, सिक्किम में अलग तरीके से था, लद्दाख में अलग तरीके से था। तो हर चीज को एक मापदंड के अंदर नहीं रखा जाता, अलग अलग तरीके से उनको डील किया जाता है। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हमारे पास एक बहुत सक्षम नेतृत्व है। वो दूरगामी सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे हर तरीके से समन्वय के साथ हर समस्या को हल किया जाए। और इसलिए उनके कारण और लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है जो जमीन के ऊपर है। और मानकर चलिए, जो सरकार चुप रहती है, हर चीज के बारे में बोला नहीं जाता, उसके लिए हमेशा गलियों के अंदर नारे नहीं लगाए जाते। बहुत से काम जो कि कूटनीति से संबंधित हैं, जो सेनाओं से संबंधित हैं, जो सुरक्षा से संबंधित हैं, उनके बारे में बात नहीं की जाती, चुपचाप से उन पर काम किया जाता। अच्छा सर, आप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर का जो मंत्री है इसको थोड़ा सा स्टैंड बाय मोड में डालकर जो पुराना जनरल है उसको एक्टिव कीजिए और ये बता दीजिए कि क्या लद्दाख की समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना देश या देश के नागरिक समझ रहे हैं? इस समस्या को ज्यादा तूल दिया गया है। ऐसी समस्या देश पहले भी
डील कर चुका है, सेनाएं डील कर चुकी हैं। मेरा अपना मानना है कि सेनाओं को और सरकार को इस मामले को हल करने दीजिए, सब चीजें ठीक तरह से हल होंगी। और जो जिनपिंग वहां कह रहे हैं कि तैयार रहिए, युद्ध जैसे युद्ध के लिए भी तैयार रहिए, उसको गंभीरता से न लें। ऐसा है, आप पूरी दुनिया में पिट रहे हैं, कोरोना के लिए आप कटघरे में खड़े हैं, हांगकांग आपका क्या कहते हैं लाठी चला रहा है, दूसरे देश आपको कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इनसे पैसे मांगो, हमारे इतने लोग मर गए। तो आपका देश, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं इससे और चीज देश के अंदर ना फैल जाए, और आपको उनको संगठित करने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका चीन ने बहुत बार अपनाया है, देश के ऊपर खतरा है, देश की संप्रभुता के ऊपर खतरा है, सब तैयार हो जाओ, ये उनका तरीका है अपने लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बांटने का, लोगों को इकट्ठा करने का, और साथ साथ ऐसी चीजें करने का जो वो आमतौर पे नहीं कर सकते। सर, अभी बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत के बीच अगर वो चाहें तो मैं मध्यस्थता करा सकता हूं या बीच में बातचीत कर सकता हूं। अब उनका बयान आ गया कि नरेंद्र मोदी से मेरी बात हुई है और नरेंद्र मोदी बहुत अपसेट हैं। बाद में पता चला कोई बातचीत ही नहीं हुई है उनकी नरेंद्र मोदी से। या अमेरिका क्या चाह रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो 4 बजे उठते हैं, 50-60 ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, और 50-60 ट्वीट के अंदर क्या क्या डालते हैं वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और लोग बाग चारों तरफ उसके बाद दौड़ते रहते हैं। तो कुछ चीजें बोली जाती हैं, कुछ चीजों के अंदर अपनी भावना जताई जाती है, ये उनका एक तरीका है। जहां तक अपना देश है, हमें अपने देश की सरकार और उसके कुशल नेतृत्व के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा रखना चाहिए, और मानकर चलिए जिस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में भारत की छवि को पूरे विश्व में इतनी ऊंचाई के ऊपर अगर मोदी जी ने पहुंचाया है, तो वो उनकी सक्षमता दिखाता है। पर सर, मेरा मानना है जी। कि मेरा मानना है कि इसी कारण जो उन्होंने अपने निजी रिश्ते बनाए हैं सब राष्ट्राध्यक्षों के साथ, उसका बहुत फायदा मिलता है। तो उनको काम करने दें, और मुझे पूरी आशा है कि हर चीज अच्छी तरह से होगी। पर यह विश्वास जो आप में है, बाकियों में है, और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हमने देखा है पिछला भी, क्या क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी को यह विश्वास क्यों नहीं हो पाता सर? उनको लगता है देश से विदेश नीति संभल ही नहीं रही है देश की सरकार से। ऐसा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। अब आपने अब आप सोच लें कि आप अगर ये सोच लें कि हमने ऐसे ही देखना है चीज को, तो आपको वैसे ही दिखाई देगा, आप उसके अंदर कोई अच्छाई देखेंगे ही नहीं। अच्छा सर, आपके मंत्रालय की एक सवाल पूछना जा रहा हूं कि उसमें चुनौतियां क्या हैं, और साथ ही इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंतजार कर रहा था। सर, आपका इतना जबरदस्त अनुभव है और देश के सबसे प्रतिष्ठित सेनाध्यक्षों में से आप एक हैं, तो आप आए थे तो सर ये चर्चा जरूरी थी, लोगों को भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन मैं ये कह रहा था आपके मंत्रालय से भी, एक तो आपका विजन क्या है आगे के लिए, और दूसरा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं सर, वो जो चालान कट रहे हैं वो उनके मोबाइल पे घन घन SMS आता है और पता चलता है इतने का चालान कट गया। ऐसा है कि मेरे भी 3 चालान कट चुके हैं। मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मेरा ड्राइवर चला रहा था। तो पहली चीज तो इससे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सिस्टम बहुत पारदर्शी है, उसके अंदर राजा रंग सब बराबर है, कोई उसको चिंता नहीं है कि आप कौन है। आपकी गाड़ी का नंबर चाहिए, वाहन के अंदर ऐप के अंदर आपका पूरा डिटेल है, आपका मोबाइल नंबर है, खट से चालान आपके घर पहुंच जाता है। गाड़ी 2 या 3 बार ड्राइवर ने चलाई, ओवर स्पीडिंग थी, चालान आ गया, पे कर दिया। चालान से दुखी होने की बात नहीं है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट का सारा फोकस जो था वो ये था कि किस प्रकार हम सड़क मार्ग को, ड्राइविंग को और सुरक्षित करें। और आंकड़े अगर हम देखते हैं तो जब से हमारा मोटर व्हीकल एक्ट पारित हुआ पार्लियामेंट में, तब से आज तक रोड एक्सीडेंट्स के अंदर कमी आई है।
ये अपने आप के अंदर दिखाता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी मैं तो हेलमेट तभी लगाऊंगा जब मुझे पुलिस वाला दिखाई देगा, लेकिन जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि भाई पूरे शहर के अंदर कैमरे लगे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपका चालान आपके घर पहुंच जाएगा तो हेलमेट लगाने लगेगा, हेलमेट लगाएगा तो उसकी जान बचेगी। तो इसी प्रकार बहुत सारी चीजें की गई हैं। और जिस तरीके से परिकल्पना की गई है एक्सप्रेसवेज की, परिकल्पना की गई है कि कैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे, परिकल्पना की गई है कि किस प्रकार और बेहतर राजमार्ग बनेंगे, इनसे देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि सड़क पर गाड़ी चलाना तो सुरक्षित हो गया, लेकिन इस संकट काल में घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जिन लोगों के ज्यादा चालान आ गए हैं, क्या उनको कोई राहत दे सकते हैं जब तक ये आर्थिक संकट है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने गलती की है तो सबसे बढ़िया रहेगा अपना चालान दे दीजिए। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास गाड़ी है और वो चालान देने के अंदर सक्षम नहीं। अच्छा सर, आपके गाजियाबाद की बात करूं, वहां बॉर्डर पर रोज जाम लग जाता है सर, उसकी परेशानी लोग झेल रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? तो देखिए, आप कहां पे रहते हैं? मैं तो नोएडा रहता हूं सर। हाँ, नोएडा से गाजियाबाद आने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोएडा के अंदर जितना संक्रमण है उससे कम गाजियाबाद में है, लेकिन हमारे पास जितना संक्रमण आया है वो सब दिल्ली के रास्ते आया। इसलिए जब केसेस बढ़ गए, जब हमारे पास केसेस वो आने लगे कि दिल्ली जाते हैं या दिल्ली वाले आते हैं और उनके कारण संक्रमण होता है, तो प्रशासन ने सोच समझकर थोड़ी सी रोक लगाई है। ये ज्यादा दिन नहीं है, जैसी सिचुएशन स्टेबल होगी अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारे पास एक समय वो था जबकि हमारे कोरोना के जो मरीज थे जो हॉस्पिटल में थे, एक्टिव पॉजिटिव जो थे, वो तकरीबन 85 के करीब पहुंच गए थे। आज 44 के करीब हैं और मेरे मुझे आशा है कि ये और नफरी कम होगी। हमें जिस दिन विश्वास हो जाता है कि दिल्ली से आने वाले अपने साथ संक्रमण नहीं लेकर आ रहे, अपने आप ये सब बैरियर हट जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, इस पूरी लड़ाई में एक तो आप लोग जो सरकार की तरफ से नीतियां बन रही हैं वो सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को नरेंद्र मोदी का कितना सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, वो कैसे आप लोगों को गाइड कर रहे हैं? कि आपसे भी बातचीत होती है उनकी इस कोरोना काल में? बिल्कुल बातचीत होती है, बिल्कुल बातचीत होती है। उनके साथ बैठक भी हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया क्योंकि वो वास्तविक का स्थिति देखिए। नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है, सिर्फ उनके पास जो रिपोर्ट वगैरह आ रही है उसी के ऊपर नहीं चलते। वो चाहते हैं कि जमीनी हालात उन तक पहुंचे। अब उदाहरण के तौर पर मुझे काम दिया गया है कि आप असम की पूरी जानकारी लेंगे। मैं असम के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनसे बात करता हूं, जो उनके एसएसपी हैं उनसे बात करता हूं, जो वहां के मंत्री इंचार्ज हैं अलग अलग जिलों के उनसे बात करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात करता हूं, और लोग जो मेरे जानकार हैं उन लोगों से बात करता हूं, ताकि हमें असली हालत का पता चले। और इसी प्रकार ये जो निचोड़ हम भेजते हैं मोदी जी के पास, और सब जगह से उनके पास निचोड़ आता है, ताकि उनको पता रहे कि असली चीज क्या है, असली दिक्कत क्या है, सामान्य व्यक्ति, समान मानवी की क्या समस्या है, तभी जाकर वो अच्छा फैसला लेते हैं। सर, मेरा मन नहीं मानेगा कि अगर मैं आपको विदा कह दूं और आपसे एक रिएक्शन पुलवामा पे ना लूं, ताकि देश के लोगों को पता चल सके कि वो कितना बड़ा संकट है। कश्मीर में जो हो रहा है, बार बार वहां एनकाउंटर होना, अब पुलवामा 2, हालांकि उसको टाल दिया गया, लेकिन वहां की स्थिति को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं सर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब दीपक के अंदर तेल समाप्त हो जाता है तो बहुत तेज जलता है, आप उसको मानकर चलिए। चीजें होंगी, लेकिन जिस तरीके से सेनाओं ने, जिस तरीके से हमारे दूसरे बलों ने, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक समन्वय के साथ काम किया है पिछले 1 वर्ष के दौरान, बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार विकास की राह पर पूरा का पूरा वहां का प्रशासन 370 के जाने के बाद चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा हुआ है।
आज अगर आप जाएं, और मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है जम्मू और कश्मीर के अंदर, एक कमी जो हमेशा वहां पर खटकती थी वो थी विकास की। आज विकास गांव तक पहुंच रहा है। आज आपने जो पंचायत सदस्य थे, जो ग्राम प्रधान थे, उनको आपने एम्पावर कर दिया कि आप काम कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं पीछे गया था, मोदी जी ने कहा था कि सब लोग जाकर अलग अलग जगह पर जाएंगे, और मैं उस जहां पे उन्होंने एक सब लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रखी थी, वहां पर जो उनके सेक्रेटरी थे जम्मू के अंदर जो थे, उन्होंने कहा जी जितना काम हमें यहाँ की हमारी ब्लॉक की हेड जो कि महिला हैं, हमारे गांव प्रधान महिला हैं, जितना काम वो लेकर आती हैं विकास के लिए, उतना आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि ये सही रूप में दिखाता है कि कैसे लोग बाग इस जिम्मेवारी को समझ रहे हैं कि अब विकास की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। तो ये मिलिटेंसी जो है, ठीक है, वो कोशिश कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोगों ने उनको उस कोशिश को विफल कर दिया, और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक परोक्ष युद्ध चल रहा बहुत दिनों से, और मुझे आशा है कि इसके ऊपर हम विजयी होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। जम्मू कश्मीर के लोग हमारा हमेशा साथ देंगे। ये जो आखिर में बुझने वाला फड़फड़ाता दिया है सर, ये अपने आप बुझेगा या इसके लिए एक एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? और देखिए, वो तो समय बताएगा कि अगर जल्दी नहीं बुझता है तो और कोई उपाय किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही सरल और स्पष्ट बने रहिएगा जैसे आप हमेशा से रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को आप सुन रहे थे। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप से लेकर चीन के साथ सीमा विवाद पर, सब पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की सरकार की और बेबाकी से अपनी राय रखी। मंत्री सम्मेलन में हमारे साथ मोदी सरकार के और मंत्री जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ये भी आपको बता दूं कि इंडिया टीवी पर आज शाम मुख्तार अब्बास नकवी, किरण रिजिजू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मोदी सरकार 2.0 का एक्शन प्लान बताने के लिए आएंगे। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको बताएंगे ट्रंप के मध्यस्थता प्लान पर क्या बोला चीन।